जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, जय जोहार। नमस्कार, मैं अनुरुद्ध सिंह विद्रोही, प्रमुख मंडल आर्मी। साथियों, आज मैं अपने 3 साल के ज़मीनी अनुभव और विशेष रूप से 18 महीनों तक चली मंडल यात्रा के दौरान जो हमने अनुभव किया है कि आखिर सामाजिक न्याय की लड़ाई कमज़ोर क्यों पड़ रही है, उस पर चर्चा करूँगा और अपना वो अनुभव आपसे साझा करूँगा। आपको धैर्य और विवेक के साथ सुनना है और उसके बाद इसका विश्लेषण करना है, इसकी समीक्षा करनी है और आपको ये तय करना है कि सच क्या है। क्या जो मैं आपको बता रहा हूँ आप भी ये महसूस कर रहे हैं? और जो भी आपकी प्रतिक्रिया है कमेंट में ज़रूर दें, ताकि हम भी आपकी राय जान सकें और चैनल शब्दों में इस विषय को समझा पाऊँ। तो चलिए सीधा जो है हम मुद्दे पर आते हैं और मुद्दे पर अपनी बात रखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो हमने जब कार्यक्रम शुरू किया, कार्यक्रम के दौरान जो देखा, ज़मीन पर जो समाज की परिस्थितियां हैं, अगर हम उनसे आपको संक्षेप में रूबरू कराऊं तो जो चमत्कार का नमस्कार का कॉन्सेप्ट बना दिया है कुछ लोगों ने, विशेष रूप से राजनेताओं ने, उसके चलते जो वास्तव में ज़मीन पर काम करने वाले लोग हैं उन लोगों को समाज के अंदर वो तवज्जो नहीं मिल पाती है, क्योंकि जो ज़मीन पर काम करने वाले लोग हैं उनके पास उतने संसाधन नहीं हैं, वो काफ़िले के साथ नहीं जा सकते, उनको सहयोग भी प्राप्त नहीं होता। कैसे नहीं होता वो चीज़ भी आपको समझ में आ जाएगी। तो हम शुरुआत करते हैं समाज की स्थिति से ही। हमने जब यात्रा शुरू की और अपने लोगों के बीच गए तो हमने देखा कि जागरूकता का बेहद अभाव है। हमारे लोग अपने वास्तविक मुद्दों से कोसों दूर है, उनसे अनजान हैं और तमाम तरह के पाखंड, आडंबर या फिर किसी के बहकावे में, नेताओं के या अन्य तरीके के जालों में फंसे हुए हैं। जाति, धर्म, मजहब, संप्रदाय, पाखंड, तमाम तरह की चीज़ों में जो उनके वास्तविक मुद्दे हैं, जो उनके जीवन में बदलाव ला सकते हैं, उनसे वो एकदम अनभिज्ञ है। उनको बेसिक चीज़ें जो पता होनी चाहिए, संविधान की जानकारी, मंडल कमीशन की जानकारी, उनके अधिकारों की जानकारी, सुरक्षा से संबंधित कानून की जानकारी, वो तक उनको नहीं है। तो आप सोचिएगा कि जब हम समाज के बीच ऐसी परिस्थितियों के दौरान गए तो कई जगह हुआ कि हमारा उपहास उड़ाया गया, मजाक बनाया गया, अपमानित किया गया, तमाम सारी चीज़ें हुई। कई जगह समाज के कुछ ठीक लोग भी मिले, जागरूक लोग भी मिले, तो उन्होंने हौसला भी बढ़ाया, चाय नाश्ता भी कराया, ऐसा नहीं है, सम्मान भी किया। और कई जगह ऐसा भी हुआ कि हमें पानी भी मांग करके पीना पड़ा, तब मिला। तो ये हमारे समाज में, समाज का इसमें दोष नहीं है। ये जो पूरा इसके पीछे का कारण है वो अशिक्षा और जागरूकता का अभाव, जिसके चलते समाज अपने लोगों को, अपने लिए लड़ने वालों को पहचान नहीं पाता है, समाज अपने मुद्दों को पहचान नहीं पाता है। तो इसके लिए किस तरीके से काम करने की ज़रूरत है और आखिर क्या कारण है कि कुछ सालों तक, 2-4 साल पीछे या कोविड के पहले तक ज़मीन पर कुछ लोग दिख जाते थे और अचानक से अब ज़मीन से लोग गायब होने लगे हैं। ज़मीन पर काम करने वाले लोगों की संख्या एकदम कम हो गई है। इसके पीछे का क्या कारण है और किस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि सामाजिक न्याय की लड़ाई आगे बढ़ने की बजाय पीछे जा रही है, कमज़ोर हो रही है, और किस तरीके से इसमें वो लोग उसके जिम्मेदार जाने अनजाने में हैं जो कहते हैं कि वो लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। वो लोग कैसे इसमें जिम्मेदार हैं, तो आपको इस पर हम बात करेंगे। तो पहला समाज की स्थिति और दूसरा हम सोशल मीडिया पर बात कर लेते हैं थोड़ा, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का बहुत क्रेज है और ये वीडियो भी सोशल मीडिया के जरिए ही आपसे जा रहा है। कुछ लोगों ने, जिनके लिए सोशल मीडिया एक बिजनेस है या जिनको सोशल मीडिया से पहचान बनी, उस पहचान को मिलने के बाद में सोशल मीडिया से उनको इनकम आनी शुरू हुई, रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हुआ। सोशल मीडिया से पॉपुलर होने के बाद में उनको तमाम बड़े बड़े कार्यक्रमों में बुलाया जाने लगा, बतौर चीफ गेस्ट बुलाया जाने लगा, बतौर
मुख्य वक्ता के रूप में बुलाया जाने लगा, उनको तमाम सारे उसकी सुविधाएं दी जाने लगीं, सम्मान मिलने लगा, खर्चे मिलने लगे, मोटी रकम मिलने लगी, फ्लाइट गाड़ी से आना जाना मिलने लगा, बढ़िया होटल रहने खाने की व्यवस्था मिलने लगी। तो उन लोगों ने इस चीज़ को और मजबूत करने के लिए एक प्रचार कर दिया, प्रचार जो आपने भी सैकड़ों बार सुना और देखा होगा। वो क्या है कि सोशल मीडिया ही सब कुछ है, पूरी लड़ाई सोशल मीडिया के थ्रू ही जीती जा सकती है, सोशल मीडिया के जरिए ही हमें लड़ाई लड़नी है। क्या आप भी मानते हैं कि सोशल मीडिया ही जंगे मैदान है? क्या आप भी मानते हैं कि सोशल मीडिया ही रणभूमि है? क्या आप भी इस बात को मानते हैं कि वास्तव में सोशल मीडिया के जरिए ही सारी लड़ाई जीती जा सकती है? अगर ऐसा है तो आप गलत फहमी में हैं। सोशल मीडिया स्वतंत्र है, सच्चा मीडिया है, अगर आप ऐसा मानते हैं तो आप गलत फहमी में हैं। सबसे पहली बात मैं क्लियर कर दूं कि मैं सोशल मीडिया का विरोध नहीं कर रहा। सोशल मीडिया का इस्तेमाल जिस दिशा में या जिस तरीके से हमें करना चाहिए, जिससे हमारा मिशन आगे बढ़ सकता है, उस तरीके से करने के बजाय कुछ लोगों ने सोशल मीडिया के इस्तेमाल की दिशा उधर मोड़ दी है जहां से सिर्फ उनको लाभ हो सकता है व्यक्तिगत रूप से, समाज को और मिशन को कोई लाभ नहीं है। मैं सोशल मीडिया को सिर्फ जो है एक सूचना के आदान प्रदान का माध्यम, अपने विचारों को पब्लिश करने, प्रचारित करने, प्रसारित करने का माध्यम और इस लड़ाई में इस्तेमाल होने वाला सबसे मारक और मजबूत हथियार के रूप में मानता हूं। मैं सोशल मीडिया को रणभूमि नहीं मानता। सोशल मीडिया से लड़ाई नहीं जीती जा सकती है। लड़ाई जीतने के लिए आपको जमीन पे आना पड़ेगा। मैं इसके कुछ उदाहरण आपको दे देता हूं कि सोशल मीडिया कितना कारगर है। पहला एक घटना है अयोध्या की, दीपक वर्मा ओबीसी समाज के भाई की हत्या कर दी गई दिन दहाड़े, और सोशल मीडिया पर आज 1 महीने से पुलिस प्रशासन को लिखा जा रहा है, हैशटैग भी चलाने की कोशिश की गई कि हत्यारों पर कार्रवाई की जाए और उससे पहले एफआईआर दर्ज हो। सोशल मीडिया का प्रेशर एफआईआर तक दर्ज कराने में सफल नहीं हुआ। दूसरी बात, अगर सोशल मीडिया के जरिए ही परिवर्तन आना है और लड़ाई जीती जानी है, तो क्यों उन लोगों को टारगेट किया जाता है जो जमीन पर काम करते हैं? आखिर क्यों केवल सोशल मीडिया पर काम करने वाले, मंचों पर भाषण देने वाले लोगों के ही मिलियंस में फॉलोअर, सब्सक्राइबर होते हैं, उन्हीं के वीडियोज वायरल होते हैं? जबकि होना तो ये चाहिए कि जो लोग ज़मीन पर काम करते हैं उनके वायरल होने चाहिए। होना तो ये चाहिए कि जो लोग ज़मीन पर हैं उनके मिलियंस में सब्सक्राइबर, फॉलोअर होने चाहिए। होना तो ये चाहिए कि सोशल मीडिया के जरिए जंग जीती जानी है तो सोशल मीडिया पर जो लोग लिख रहे हैं और तमाम तरह की चीज़ें डाल रहे हैं, उनके अकाउंट्स बंद होने चाहिए, उनके पेज सस्पेंड होने चाहिए। आखिर सरकार उन लोगों के पेज रिस्ट्रिक्ट क्यों कराती है, अकाउंट सस्पेंड क्यों कराती है, बैन क्यों कराती है? जो लोग ज़मीन पर होते हैं उनके तो फॉलोअर्स भी नहीं होते हैं बहुत ज़्यादा, उनसे बहुत ज़्यादा लोग भी नहीं जुड़े होते, क्योंकि सेंसर जो है लगा दिया जाता है उनके पेज पर, प्रोफाइल्स पर, सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर। तो उनकी चीज़ें, कंटेंट बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचते ही नहीं है और बहुत ज़्यादा लोग जुड़ते भी नहीं हैं। मैं उदाहरण के रूप में आपको बता देता हूँ, किसान आंदोलन में आज 2 महीने पहले टर्म में जिन किसान नेताओं के ट्विटर बंद कराए गए थे वो आज खुले हैं, 2 महीने बाद चालू हुए दोबारा। जबकि उन किसान नेताओं के फॉलोअर्स बहुत तो ऐसे उसमें अकाउंट सस्पेंड किए गए जिनके फॉलोअर महज 200, 500, 400, 1000 या 2000 ही थे, बंद कराए गए।
उनसे क्या डर था? उनके तो फॉलोअर ही नहीं थे। डर था क्योंकि वो लोग जमीन पर थे, इसलिए ऐसा किया गया। सोशल मीडिया एक हथियार है, मैं इसको इसी रूप में देखता हूँ। इसका इस्तेमाल हमें सही से अपने मिशन के प्रचार और प्रसार के लिए हथियार के रूप में करना चाहिए। दूसरा, लड़ाई अगर जीतनी है तो हमें ज़मीन पे काम करना पड़ेगा। सोशल मीडिया के जरिए आप ज़मीन का आंदोलन नहीं खड़ा कर सकते, और एक समय से ज़्यादा कोई भी मुद्दा सोशल मीडिया पे नहीं रहता है। हर एक क्षण एक नया इशू आता है। तो आप सरकार पर भी या प्रशासन पर भी लंबा प्रेशर बना के नहीं रख सकते। आपने कोई ट्रेंड चलाया, कोई मुद्दा उठाया, प्रशासन दबाव में आ गया, उसने काम कर दिया तो ठीक है, नहीं किया तो फिर नहीं करेगा, आपको ज़मीन पे आना पड़ेगा। तो इसलिए सोशल मीडिया बिल्कुल भी सामाजिक न्याय के आंदोलन को खड़ा करने का और लड़ाई को जीतने का हथियार नहीं है। ये सिर्फ एक माध्यम है अपने मिशन और विचारों के प्रचार प्रसार का और लोगों से जुड़े रहने का, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, और हमें इसका इसी रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। जमीन पर खत्म होता संघर्ष और जिम्मेदार कौन लोग हैं? क्या हाल मीटिंग और सभा सेमिनार मिशन को आगे बढ़ाने में सफल हो रहे हैं? तो चलिए इस पे भी छोटी सी हम चर्चा कर लेते हैं कि आखिर जमीन का संघर्ष क्यों खत्म हो रहा है। हॉल मीटिंग, सभा सेमिनार कितने सफल हैं? सोशल मीडिया से ही पहचान पाए लोग जो कभी ज़मीन पे नहीं जाते, जिनको मंचों पर बुलाया जाता है, अच्छे वक्ता के रूप में उनको जाना जाता है और अच्छे अच्छे भाषण देते हैं। तो पहली बात तो आप अगर देखें, नोटिस करें, तो इन लोगों के जो स्पीच होते हैं, सारे स्पीचों का अगर आप मिलान करेंगे तो सारे के सारे स्पीच 70% सेम होते हैं, एक ही तरह की, और 30% हालिया घटनाएं उसमें उठा के वो ऐड कर देते हैं। जो पॉलिटिकल इशू है या सोशल इशू है उसको उसमें उठा के ऐड कर दिया, या कोई कहानी बीच में सुना दी, ये हो गया। इसके अलावा वक्ताओं के पास अपना निजी विचार नहीं होता है वक्तव्य में शामिल। वक्ताओं के वक्तव्य में सिर्फ हमारे महापुरुषों के कोटेशन ही शामिल होते हैं, और उन कोटेशन को बोल करके और दो चार जो है चुटकुले उसमें ऐड करके उसको जो है नाक और जो है भौस सकोड़ करके, आँख लाल करके और ऊंची आवाज़ में उंगली इधर उधर करके भाषण देने से चिल्ला चिल्ला करके अगर परिवर्तन आ सकता है, लोग जागरूक हो सकते हैं, तो मैं इसका स्वागत करता हूँ। क्या आप मानते हैं कि लोग भाषणों से जागरूक हो सकते हैं? सभा सेमिनार, मान लीजिए मैंने इसकी समीक्षा की है, आप भी समीक्षा कर सकते हैं। जितने लोग सभा सेमिनार कराते हैं या करते हैं शहरों के अंदर, ये जो सभा सेमिनार होते हैं ज़्यादातर शहरों में होते हैं। मान लीजिए कि हमने दिल्ली के अंदर एक सभा रखी, एक कार्यक्रम रखा, अच्छे वक्ता बुलाई और वहाँ पर 100 लोग सभा में आए, तो पहली बात तो ये है कि जब हम हॉल बुक करेंगे तो 10 से 15,000 20,000 रुपया खर्चा हमारा हॉल बुक करने का। 100 लोग जो दिल्ली आएंगे बाहर से, दिल्ली से एवरेज अगर रेशियो निकालें, एक आदमी का 1,000 रुपये आने जाने का खर्चा, तो 100 लोगों के आने जाने का खर्चा 1 लाख रुपया, हॉल का खर्चा 20,000 रुपया, और उन 100 लोगों के नाश्ते का खर्चा 10,000 रुपया आप रख लो, 1,30,000 रुपया खर्च हो गया। उसके बाद जो वक्ता आप बुलाते हैं, तो वक्ताओं का मैं आपको बता दूं कि आजकल के हमारे गांव देहात में आने वाले जो कथावाचक हैं वो फिर भी सस्ते पड़ते हैं। वो 20,000, 25,000, 15,000 में सुबह 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक एक सप्ताह तक चिल्लाते हैं। भले ही वो हमारे उद्देश्य से अलग है, पाखंड फैलाते हैं, लेकिन वो जो मेहनताना लेते हैं उसमें जो काम करते हैं उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन जो आप यहाँ पर वक्ता बुलाते हैं
वो वक्ता फ्लाइट से आने जाने की टिकट से लेकर के बढ़िया गाड़ी, बढ़िया होटल, बढ़िया खाना के साथ में कीमत जो है 30,000 से लेकर के 1 लाख तक पड़ती है उनको बुलाने की, और 10 से 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा भाषण गरम गरम देते हैं। तो खर्चा एवरेज एक मीटिंग का 2 लाख रुपया होता है। अब आप ये सोचिए कि 2 लाख रुपया एक मीटिंग के खर्च में आपने हासिल क्या किया? क्या आपने सिंगल नए व्यक्ति को वहां पर समझाने का, जगाने का काम किया? अगर आपको लगता है हाँ, तो फिर उस मीटिंग में आए हुए उन 100 से 100 लोगों से आप बात करिए, उनसे पूछिए उनका नाम क्या है, वो करते क्या है, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, बिजनेसमैन हैं, वो क्यों आए हैं, आरक्षण संविधान के बारे में उनको कोई जानकारी है या नहीं। अगर उनको कोई जानकारी नहीं है तो हम मानते हैं कि 2 लाख रुपए वसूल हो गए, अगर एक भी आदमी ऐसा है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जिसको जानकारी नहीं होगी वो अपना घर छोड़ करके आपकी सभा सेमिनार में नहीं आएगा। हमने देखा है, हमारे कार्यक्रम के दौरान हम उनके घर पे जाते थे, लोग अपना ताश बंद नहीं करते थे हमारी बात सुनने के लिए, लोग अपना टीवी बंद करके अपने घर से नहीं निकलते थे, निकालना पड़ता था, ज़बरदस्ती बुला करके उनसे संवाद करना पड़ता था। तो सोचिएगा कि वो आपके सोशल मीडिया पर कार्यक्रम के आह्वान से हॉल मीटिंग में 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर से चल के आएंगे क्या? नहीं आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपने एक भी व्यक्ति को, नए आदमी को जागरूक नहीं किया। जो भी लोग वहाँ आए वो इसलिए आए कि वो पहले से जागरूक थे, इसलिए वो आए। और उसमें भी ज़्यादातर वो लोग या किसी संगठन के या अधिकारी, कर्मचारी, बिजनेसमैन लोग हैं। इसमें विशेष रूप से टाइम पास करने के लिए ज़्यादा लोग आते हैं। आपको बुरा लग सकता है, लेकिन यही सच्चाई है। मैं क्यों कह रहा हूँ टाइम पास करने के लिए आते हैं? चलिए, इसका भी खंडन हो जाएगा कि टाइम पास करने के लिए नहीं आते हैं। और दूसरा ऑप्शन भी है कि 2 लाख रुपए वसूल हो जाएंगे। क्या है वो ये है कि अगर उन 100 लोगों में से मात्र 5 लोग भी ऐसे हों जो वहाँ पर वक्तव्य दिया गया, उस वक्तव्य को समझ करके, उस चर्चा को समझ करके अपने भाई भतीजे को छोड़ दीजिए, अपने रिश्तेदार, मित्र को, सहकर्मी को छोड़ दीजिए, केवल अपने बीवी बच्चे जिनके साथ वो 24 घंटे में से सर्वाधिक जो है 15 घंटे, 16 घंटे बिताते हैं, उन्हीं से जाकर के उसकी चर्चा किए हो, तो वो उनसे भी जाकर उनकी चर्चा नहीं करते। तो आपकी क्रांति होल से शुरू और होल में खत्म। क्यों? क्योंकि उस विचार को कोई बाहर लेके गया ही नहीं, और कोई नया आदमी बाहर से सुनने के लिए आया ही नहीं। तो क्या मिशन बढ़ रहा है? नहीं। अगर वही पैसा 2 लाख रुपया 2 टीमें बना करके उनको जो है 5-5 लोगों को कैडर दे करके 2 टीमें बना करके उनके पास संसाधन की व्यवस्था करके 1-1 लाख रुपया उनको खर्चे के लिए निकाल करके अलग अलग क्षेत्रों में भेज दिया जाए, तो एक टीम महीने में बहुत सुस्ती के साथ में भी अगर जो है 2 गांव में भी एक दिन में कैंपेन करती है, तो हम 60 नहीं 50 गांव मानते हैं। तो महीने में एक टीम 50 गांव में कैंपेन करेगी, 2 टीमें 100 गांव में कैंपेन करेंगी। और 100 गांव में जो कैंपेन होगी, एक कैंपेन 2 से 3 घंटा वो करेंगे, लोगों के साथ संवाद करेंगे, भाषण नहीं करेंगे, चर्चा करेंगे, कैंपेन करेंगे, उनके सवालों के जवाब देंगे, उनसे सवाल लेंगे, उनसे जवाब लेंगे। तो आप ये सोचिएगा कि 100 गांव में वो कैंपेन जब करेंगे 2 टीमें, तो एवरेज अगर हम एक गांव एवरेज रेशियो हम 100 लोग माने एक कैंपेन में, हम 50 लोग ही मान लें, तो 5000 लोग
5,000 नए लोगों के बीच वो उस विचार को, उस चर्चा को लेकर के जा रहे हैं। और उन 5,000 लोगों में से मुश्किल से 100 लोग ऐसे होंगे जो बातों को समझते होंगे। 49 लोग पहले से इन सब चीज़ों को नहीं जान रहे होंगे, उनके लिए एकदम नया होगा। और जब ये चीज़ें उनके सामने चर्चा में रखी जाएंगी तो उनके मस्तिष्क में सवालों का जन्म होगा। वो मजबूर हो जाएंगे इस विषय पर सोचने के लिए कि क्या ये लोग जो कह रहे हैं कि सच तो नहीं है। अगर उन 5,000 में से 5 आदमी भी तैयार हो गए काम करने वाले, तो 2 लाख रुपया आपका वसूल हो गया। और नहीं भी हुए तब भी आपने 4900 नए लोगों के पास में अपना मैसेज पहुंचा दिया। लेकिन यहां तो 2 लाख खर्च करके एक सिंगल नए आदमी के पास आपका मैसेज नहीं जा रहा है। तो सही तरीका क्या है? मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, कारवा खड़ा करने के लिए मानवत साहब काशीराम अपने लोगों के पास गांव-गांव गए थे चल के, ना कि अपने लोगों को गांव-गांव से अपने पास बुलाने का काम किया था। तो हमें अपने लोगों के पास जाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। जितने भी हमारे वक्ता साथीगण हैं, क्या उनको पता है कि कितने लोग ऐसे हैं गांव में जो उनको जानते हैं? वही लोग जो सोशली एक्टिव हैं, वही लोग सिर्फ जानते हैं। जब आप जिनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर वही लोग आपको नहीं जान रहे हैं, तो फिर आपकी लड़ाई कभी सफल नहीं हो सकती। एक और मैं उदाहरण दे देता हूं। कुछ साथियों को ये लगता है कि फलाने वक्ता के व्यूज मिलियंस में आते हैं वीडियोज की यूट्यूब पे, और यही व्यूज देख करके लोग लाखों रुपया खर्च करके बुलाते हैं। आप एक सर्वे कर लीजिए खुद से, जो सबसे अच्छा वीडियो आपको लगे, जिसके सर्वाधिक व्यूज गए हों, जो सबसे प्रिय वक्ता आपका हो, उस वक्ता का वीडियो लेकर के किसी भी ग्रामीण क्षेत्र के जूनियर हाई स्कूल, इंटर कॉलेज में चले जाइए और 100 बच्चे इकट्ठे करिए, पढ़ने वाले हाई स्कूल, इंटर के, मैं उससे नीचे की बात नहीं कर रहा, 10वीं 12वीं के। उन बच्चों से कहिए, छात्रों से, कि आप ये 10 मिनट का इंटरव्यू अपने मोबाइल में चालू करें और बगैर स्किप किए इस पूरे वीडियो को देखें, समझें और हमें बताएं कि आपने क्या सीखा। मैं दावे के साथ कहता हूं कि 99 उसको आधे वीडियो देखने से पहले ही बंद कर देंगे। क्यों भाई? जब उनको उस विषय की जानकारी ही नहीं है तो रुचि कैसे पैदा होगी? वो वीडियो पूरा देखें, इसके लिए उनके अंदर जानकारी डालनी पड़ेगी, उनके साथ संवाद करना पड़ेगा, चर्चा करनी पड़ेगी। जो वीडियो से, सोशल मीडिया से या भाषणों से नहीं होगा, वो होगा उनके बीच बैठ करके, उनसे संवाद करके, उनको विश्वास में लेकर के। तब उनके अंदर थोड़ी जानकारी जाएगी, चेतना आएगी, चेतना आएगी, रुचि पैदा होगी, रुचि पैदा होगी, तब जाकर के उनके वीडियोज को देखेंगे और नई चीजें सीखेंगे। मेरा कहने का मतलब बड़ा स्पष्ट है कि जो व्यूज आ रहे हैं लाखों में, वो व्यूज उन लोगों के हैं जो लोग पहले से जागरूक हैं या जो हमारे विरोधी हैं। नए लोगों के बिल्कुल भी नहीं है। तो ये तो क्लियर है कि सोशल मीडिया के जरिए आप नए लोगों को जागरूक नहीं कर रहे हैं। हाँ, जो लोग जागरूक हैं उनको आप अपडेट जरूर कर रहे हैं, निश्चित तौर पर, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये काम आप कर रहे हैं। अब ये जब से ट्रेंड चला है सोशल मीडिया पर वीडियो बनाओ यूट्यूब वगैरह पर, और वो जब वायरल हो जाएंगे तो फिर आपको बतौर चीफ गेस्ट उसके रूप में आपको आमंत्रित किया जाने लगेगा, आपको बढ़िया स्वागत मिलेगा, बढ़िया व्यवस्था मिलेगी और खर्चा भी मिलेगा, मनमाना पैसा भी मिलना शुरू हो जाएगा। तो इस ट्रेंड को देख करके
अब कोई ज़मीन पे जाना ही नहीं चाहता। जो भी नए लोग निकल के आ रहे हैं वो यही रास्ता अपना रहे हैं, जबकि सोशल मीडिया का इस्तेमाल सिर्फ मिशन के प्रचार प्रसार के लिए होना चाहिए। और क्यों ना निकल के आए, क्यों ना वो ये करें, जब वो देख रहे हैं कि जब वो लोग ज़मीन पे काम कर रहे थे या जो लोग ज़मीन पे काम कर रहे हैं उन्हीं के क्षेत्र में समाज के खुद को बुद्धिजीवी कहने वाले लोग, अधिकारी कर्मचारी लोग, सामाजिक संगठनों के लोग कार्यक्रम करा रहे हैं, जयंती पुण्यतिथि मना रहे हैं। और वो लोग जानते हैं उनको जो ज़मीन पे काम कर रहे हैं अच्छी तरीके से, लेकिन जब वो कार्यक्रम करा रहे हैं तो वक्ता अतिथि बुला रहे हैं लखनऊ से, दिल्ली से, पटना से, बॉम्बे से, महाराष्ट्र से, गुजरात से। लेकिन जो उनके बगल में, उनके पड़ोस के गांव में, पड़ोस के ज़िले में, उनके क्षेत्र में, जिसको वो करीब से जान रहे हैं, 2 साल से, 4 साल से, 10 साल से ज़मीन पे जो काम कर रहा है, पैसा भी फूंक रहा है, समय बर्बाद कर रहा है, मुकदमे भी उस पर लग रहे हैं, समाज की समस्याओं में भाग करके खड़ा हो जा रहा है, उसको बुलाया भी नहीं जाता है, पूछा भी नहीं जाता है। अतिथि वक्ता तो दूर की बात है, उसको सम्मान तक नहीं दिया जाता है। अगर बुलाया भी जाता है तो ये कह के बुलाया जाता है कि विद्रोही जी आ जाइएगा और अपनी टीम के लड़कों को लेते आइएगा, फलाने सिंह आ रहे हैं। तो अंततः ये होता है कि वो अपने आप को अपमानित महसूस करता है और उसका मनोबल टूटने लगता है। और जब मनोबल टूटता है तो पीछे हट जाता है, या तो लड़ाई बंद कर देता है, संघर्ष करना बंद कर देता है, या फिर वो भी सोशल मीडिया का सहारा लेने लगता है। और कमाल की बात यह है कि इस बात को ये लोग जानते हैं, जो सोशल मीडिया स्टार लोग हैं। और इसीलिए ये कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि ज़मीन पे काम करने वाले लोगों को प्रमोट कर रहे हो। आपने देखा हो तो बता दीजिए। 18 महीने तक हमने मंडल यात्रा चलाई। 18 महीनों में कितने लोग ऐसे हैं जो सामाजिक क्रांति का आह्वान करते हैं, मंचों से सड़क पर उतरने का आह्वान करते हैं, और जो सड़क पर होता है उसके विषय में कभी बोलते तक नहीं है। कितने ऐसे लोगों को आप जानते हैं जिन्होंने 18 महीनों की यात्रा के दौरान सिर्फ एक शब्द लिख दिया हो, लाइन लिख दी हो सोशल मीडिया पर, या कहीं जिक्र कर दिया हो कि भैया अपने जो है समाज में एक मंडल यात्रा भी चल रही है। नाम लेना, चलाने वाले का नाम लेना, संगठन का नाम लेना दूर की बात है, हम वो नहीं कहते हैं। हम सिर्फ इतना कहते हैं कि इतना बता दीजिएगा कि जिक्र किया है, कहीं सोशल मीडिया पे पोस्ट डाला है इन 18 महीनों के दौरान। और ऐसा भी नहीं है कि वो लोग मंडल यात्रा को चलाने वाले यानी कि मुझे नहीं जानते, वो लोग मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, बेहद करीब से जानते हैं। तो क्योंकि उनको पता है कि अगर ज़मीन के लोग प्रमोट होने लग गए तो फिर हमारा बिजनेस खतरे में पड़ जाएगा। दूसरा, उनसे ज़्यादा जिम्मेदार मिशन को कमज़ोर करने के लिए समाज के अधिकारी, कर्मचारी और कर्मचारियों के व सामाजिक संगठन हैं। क्योंकि ऐसे कार्यक्रमों में वाहवाही के नाम पर फलाने को बुलाया, ढीमके को बुलाया के लिए लाखों रुपया खर्च करते हैं, पर ज़मीन पे काम करने वाले, उनके क्षेत्र के या जानने वाले या दूर के जो भी लोग ज़मीन पे काम करने वाले लोग हैं, जब वो उनसे मिलते हैं, वो उनसे बात करते हैं, तो उनकी सिर्फ झूठी तारीफ तो करते हैं क्योंकि वो मजबूरी है, लेकिन मदद नहीं करते। ये अपवाद स्वरूप बहुत कम 0.01% लोग ही होते हैं जो थोड़ी बहुत मदद करते हैं, जो भी अधिकारी कर्मचारी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई नौजवान है हमारे जैसा, क्योंकि हमारे साथ जो सबसे ज़्यादा हादसे हुए वो हमारी उम्र को लेके हुए। अभी हमारी 29 साल उम्र हुई है और मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ। तो ज़्यादातर जो चीज़ें हमारे सामने निकल के आई,
हमने सुना लोगों ने जो कटाक्ष किए, जो टिप्पणियां की कि अरे ये कल का लौंडा, हम इसके पीछे जाएंगे, अरे 2 दिन फड़फड़ाएगा, बच जाएगा, ये क्या जाने, ये क्या कर लेगा। ये चीज़ें नौजवानों के साथ होती हैं। उनको उम्र के आधार पर जो है जज किया जाता है, अपमानित किया जाता है। सोचिएगा कैसे मिशन आगे बढ़ेगा, ये आपको विचार करना पड़ेगा। अधिकारी कर्मचारियों के संगठन अगर चाहें तो जमीन पे काम करने वाले हजारों लोग तैयार हो सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया स्टार्स को प्रमोट करना और उनको खर्चा देने का काम है, उनके बिजनेस को बढ़ाने का जो काम है वो यही लोग करते हैं। और इन लोगों को ज़मीन पे काम करने वाले लोग, नौजवान, उनको बुलाना अपना अपमान लगता है, या हो सकता है कि पसीने से बदबू उनके आती हो, इसलिए शायद ना बुलाते हो। क्योंकि जो ज़मीन पे काम करने वाले लोग होते हैं उनके आगे कोई स्पेशल टाइटल नहीं लगा होता है, जैसे कि प्रोफेसर, जैसे कि IPS, IAS, ADG, SP, DIG, कलेक्टर या फला अधिकारी, टीका अधिकारी, या कोई बड़ी रैंक उनके आगे पीछे नहीं लगी होती है, तो उनको अपमान लगता है बुलाने में। साथ ही वो अधिकारी कर्मचारी जो रिटायरमेंट के करीब पहुंच जाते हैं, उसके बाद उनका प्रेम जागता है समाज के लिए, कुछ का तो रिटायर होने के बाद जागता है। ये लोग मिशन को आगे बढ़ाने में सबसे ज़्यादा बड़ी बाधा है। ये कभी भी नौजवानों को सपोर्ट नहीं करते, उनकी हौसला अफजाई नहीं करते, बल्कि ये चाहते हैं कि जो भी नौजवान काम कर रहा है वो हमारी दिशा निर्देश में काम करे, जैसे हम कहें वैसे काम करे, और उसका क्रेडिट जो है हमें मिले। वो आर्थिक सहयोग भी नहीं करेंगे और शारीरिक श्रम भी नहीं देंगे, लेकिन क्रेडिट उनको चाहिए। सबसे बड़े जिम्मेदार ये लोग हैं। तो आपको ये तय करना पड़ेगा कि लड़ाई को कैसे आपको आगे बढ़ाना है। क्या सच में आपको लगता है सामाजिक न्याय की लड़ाई भाषणों से आगे बढ़ेगी, सोशल मीडिया से आगे बढ़ेगी, या फिर ज़मीन पर काम करने वालों से आगे बढ़ेगी? आपको ये तय करना है। और ऐसा नहीं कि मैंने कहा है इसलिए आपको मान लेना है, नहीं मानना है। जो हमने कहा है उस पर आपको विचार करना है। सामाजिक संगठनों का अपना अलग ही टर्म होता है, ईगो होता है। ये कार्यक्रम हमारा नहीं है, हम इसमें नहीं साथ देंगे, हम क्यों जाएं। इसमें हमारा कार्यक्रम होता तो हम जाते। मैं आपको बता दूं कि यात्रा की शुरुआत से पहले हमने सैकड़ों संगठनों या उनके प्रतिनिधियों के साथ में चर्चा की, और यात्रा के दरमियान भी की। 17 फरवरी के समापन के समय भी, लास्ट में भी हमने बात की, लोगों से मिले, संयुक्त मोर्चे की बात की। हर तरीके से बात को मानने के लिए मैं एग्री हुआ। समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं, प्रधान हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनसे मिला, उनसे कहा कि आप अपने लोगों को 17 फरवरी को लेके आइए धरना स्थल पे। तो बोले कि गाड़ियां करवा दीजिए तो हम ले आएंगे। बताइए किसके लिए लड़ा जाए? नौजवान क्यों लड़े? ना शारीरिक रूप से समाज उसके साथ खड़ा होता है, ना ही आर्थिक रूप से उसके साथ खड़ा होता है, ना ही उसको सम्मान मिलता है, ना ताली मिलती है, ना मंच मिलता है, और ना कोई दाम मिलता है। नौजवान जब मेहनत करता है तो वो पूरी ईमानदारी के साथ में करता है। देश में जब भी क्रांति होगी तो नौजवानों के जरिए ही होगी। जब भी आंदोलन सामाजिक न्याय का खड़ा होगा तो उसमें नौजवानों की भूमिका ही सर्वाधिक होगी।
तो ये बेहतर होगा कि अभी से इस बात को समझ लिया जाए। बेहतर होगा कि सोशल मीडिया को सिर्फ हथियार के रूप में देखा जाए, रणभूमि के रूप में, युद्ध क्षेत्र के रूप में, युद्ध भूमि के रूप में न देखा जाए। और जमीन पे जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ खड़ा हुआ जाए और ज्यादा से ज्यादा जमीन पे काम करने वाले लोग तैयार किए जाएं। बाकी जो बहुजन नेता है, राजनीतिक दल हैं, उनके तो कहीं नहीं क्या, आप जान ही रहे हैं उनका रवैया क्या रहता है। तो बड़ा स्पष्ट ये है कि आंदोलन को जो कमजोर करने में सबसे बड़ी भूमिका है, तो वो भूमिका उन लोगों की है जो सोशल मीडिया से पहचान पाए हैं। उसके साथ उनसे ज़्यादा जिम्मेदार वो लोग हैं जो अपने क्षेत्र में, अपने आसपास या ज़मीन पे काम करने वाले व्यक्ति को जानते हुए भी उसको तवज्जो देने के बजाय, उसको 1 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये, 500 रुपये का सहयोग करने के बजाय या उसके साथ खड़े होने के बजाय उन लोगों पर लाखों रुपए खर्च करते हैं जिनके सारे के सारे भाषण तो स्वयं रटे रटाए होते हैं तोते की तरह। उनमें खुद के कोई विचार तक नहीं होते हैं, सिर्फ महापुरुषों के कॉपी पेस्ट कोटेशन होते हैं। उनको क्या करना है या उनके नजरिए से क्या करने की जरूरत है और वो कैसे होगा, उसकी रणनीति क्या है, उसका रास्ता क्या है, मिशन कैसे आगे बढ़े, सफलता कैसे मिले, इसको लेकर कोई रणनीति उनके पास नहीं है। क्योंकि रणनीति तब होती है जब खुद का विचार होता है। किसी उद्देश्य को लेकर, किसी लाइन को लेकर कुछ वीडियो बनाए, वो वायरल हो गए, उनसे जो है लोगों ने सम्मान देना शुरू कर दिया, बुलाना शुरू कर दिया, तो बस उसी लाइन को पकड़ करके उसमें से और अच्छी किताबें क्या हो सकती हैं, उनमें और अच्छे कोटेशन क्या हो सकते हैं, उनको याद करके रट के केवल और केवल जो है समाज में जाकर के वाहवाही और ताली लूटनी है ताकि बिजनेस चलता रहे। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मुझे किसी से तकलीफ है, मेरे पास क्षमता है, मैं जमीन पर काम किया हूं, आपने देखा है, और मैं आगे भी करता रहूंगा। मैं सोशल मीडिया के भरोसे कभी नहीं रहता, क्योंकि मुझे पता है कि जो आदमी ज़मीन पे काम करेगा उसका सोशल मीडिया कभी भी स्ट्रांग हो ही नहीं सकता। जब मैं ज़मीन पे नहीं था, आज से 3 साल पहले मेरे ट्विटर पे 30,000 फॉलोअर हो गए थे, और जैसे ही यात्रा शुरू की, मंडल यात्रा की शुरुआत से पहले हमारे ट्विटर को सस्पेंड कर दिया गया। हमारे 3 फेसबुक प्रोफाइल और 2 फेसबुक पेज को सेंसर कर दिया गया, शैडो बैन कर दिया गया। 22,000 फॉलोअर हैं, एक में 10,000 प्लस फॉलोअर हैं, एक में 5,000 फॉलोअर हैं। इस तरीके से इंस्टाग्राम को सेंसर कर दिया गया, और यूट्यूब की भी मुझे लगता है कि उसको भी सेंसर किया गया। बहुत ज़्यादा लोगों तक वीडियो जाते नहीं। क्यों? क्योंकि यदि ज़मीन पे काम करने वाले लोगों के वीडियोज सोशल मीडिया वायरल हो जाएंगे तो ज़मीन पे काम करने वाले लोग तैयार होना शुरू हो जाएंगे। ज़मीन पे काम करने वालों से खतरा क्या है? सोशल मीडिया वाला तो हमने आपको बता दिया, आप समझ गए होंगे। दूसरा एक चीज़ और है कि कुछ लोग जो केवल सोशल मीडिया पर काम करते हैं, वो हर जगह जाकर के ये कहते पाए जाते हैं कि मैं इतने डेंजरस जोन में काम कर रहा हूं, कुछ भी हो सकता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, डेंजरस जोन में कौन है जो बगैर किसी सुरक्षा के, बगैर किसी व्यवस्था के सड़कों पर, नुक्कड़ों पर, गांव गली चौराहे में जाकर के लोगों के दरवाजे को नॉक करके उनको बाहर निकाल करके समझा रहा है, जगा रहा है? वो डेंजर जोन में है? या फिर वो डेंजर जोन में है जो केवल सोशल मीडिया पे है और मंचों पर है? कौन है डेंजर जोन में? जो केवल मंचों पर है, सोशल मीडिया पर, उनके साथ क्या हो सकता है? बहुत ज़्यादा नौकरी जा सकती है, बहुत ज़्यादा कोई एक आध केस हो सकता है, लेकिन जो जमीन पर है उसके पास केसों की तो झड़ी रहेगी, उसकी जान जा सकती है, उसकी हत्या करवाई जा सकती है। कहीं भी बहुत आसान होता है ज़मीन पर काम करने वाले लोगों को मरवा देना, क्योंकि वो ऑल टाइम ज़मीन पे होते हैं, तो उनको मारने के लिए बहुत ज़्यादा प्लानिंग की ज़रूरत नहीं होती है। उनको वॉच करिए, 1-2 दिन, पूरी प्लानिंग अपने आप सेट हो जाती है। तो डेंजर जोन में कौन है?
और बड़े गर्व से वो लोग ये बात कहते हैं। एक आध बार अगर कोई जेल चला गया तो हर बात को, हर भाषण को उसमें भाषण में कहेगा, धमकियों को इशू बना करके पॉपुलैरिटी गेन करूं। मुझे लड़ना आता है, जब दुश्मन सामने आएगा तो निपटा जाएगा। धमकियों का भी कोई इशू बनाना, जेल चले गए तो उसको हर भाषण, मैं भी गया हूं, लेकिन मैंने कभी भी अपने भाषणों में जेल का कोई जिक्र नहीं किया। अगर किसी ने चर्चा की तो हमने बता दिया। हमने भी एनसीवीसी का घेराव किया, सुप्रीम कोर्ट घेराव किया, जेल गए, पैदल यात्राएं निकाली, 4-5 प्रदेशों में, गांव-गांव, सैकड़ों जिलों, हजारों गांव में कैंपेन किया। कई जगह हमले तक लोगों ने कर दिए, विषम परिस्थितियां आ गई, तमाम सारी चीजें, हमने कभी उनको इशू नहीं बनाया। तो सच में आपको, समाज को, समाज के अधिकारी, कर्मचारी, सामाजिक संगठनों को, बिजनेसमैन को किस दिशा में काम करने वाले लोगों के साथ खड़े होने की जरूरत है और किस तरीके के संघर्ष को बढ़ाने की जरूरत है, यह आपको तय करना पड़ेगा। तब जाकर के आंदोलन खड़ा होगा। मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ में ये बात बोल रहा हूं कि अगर आपने परिवर्तन नहीं किया, केवल और केवल सोशल मीडिया स्टार्स लोगों को ही तवज्जो दी जाती रही, तो वो दिन दूर नहीं है जब आपको ज़मीन पे काम करने वाला सिंगल व्यक्ति नहीं मिलेगा। और जब सोशल मीडिया पर आप ज़्यादा उपद्रव रखेंगे तो सरकार का मूड आएगा तो सोशल मीडिया ही बैन कर दिया। जैसे पिछले दिनों फेसबुक का सर्वर कुछ समय के लिए डाउन हुआ था, भूकंप सा आ गया पूरी दुनिया में। सोचो, अगर आपने ज़मीन पे काम नहीं किया, ज़मीन पे लोगों के साथ नहीं बैठे, केवल सोशल मीडिया के जरिए ही रहे और सोशल मीडिया का अकाउंट ही आपका डिलीट कर दिया गया, तो आपकी पूरी मेहनत, पूरी कनेक्टिविटी, पूरे लिंक, पूरी क्रांति खत्म, कुछ नहीं बचा आपके पास। सरकारें चाहती हैं कि ज़मीन के आंदोलन खत्म हो, लोग केवल सोशल मीडिया पर आकर के लिखें, ताकि उनके लिए आसान हो जाए किस मुद्दे पर उनको झुक जाना है, ताकि आपको लगता रहे कि सोशल मीडिया की बड़ी ताकत है और जो मेन मुद्दे हैं जिन पे उन्हें काम करना है, उन मुद्दों पर आप चिल्लाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरे भाइयों, मेरे साथियों, आज ये ज़रूरत है अपनी जिम्मेदारी को समझें और समीक्षा करें इस बात की कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है या गलत है। हमने महसूस किया है, बदलाव करना पड़ेगा। ज़मीन पे काम करने वाले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तैयार करना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि लाइब्रेरी वालों को और सड़क वालों को आपस में जोड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि जो लाइब्रेरी में बैठे हुए लोग जो रिसर्च कर रहे हैं, जो डेटा ला रहे हैं, उस डेटा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में पहुंचाने का काम करना है। तो जो लोग सड़क पर काम कर रहे हैं उनसे सामंजस्य बिठाना पड़ेगा, उनको सपोर्ट करना पड़ेगा और वो डेटा उनको उपलब्ध कराना पड़ेगा, उनको संसाधन उपलब्ध कराना पड़ेगा, ताकि उस डेटा को लेकर के लोगों के बीच जाएं। उस डेटा को केवल सोशल मीडिया पे लिखने से या वीडियो भाषण दे देने से वो पब्लिक के समझ में नहीं आने वाला है। कुछ लोग जो समझदार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, समझते हैं, 1% लोग उस बात को समझेंगे, 99% नहीं समझ पाएंगे। उसके लिए उनसे संवाद करना पड़ेगा, उनके आमने सामने बैठना पड़ेगा, तब जाकर के वो चीज़ को समझ पाएंगे। तो हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि भूमिका सबकी महत्वपूर्ण है। जो ज़मीन पे काम कर रहे हैं उनकी भी महत्वपूर्ण है, जो सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं उनकी भी महत्वपूर्ण है, जो रिसर्च कर रहे हैं उनकी भी भूमिका महत्वपूर्ण है। लेकिन सभी की भूमिका या सभी की मेहनत सफल तभी होगी जब जमीन पे काम होगा। केवल लाइब्रेरी में बैठकर रिसर्च करने से, आंकड़े जुटाने से, मंचों पर भाषण देने से, वीडियोज बना करके डालने से लक्ष्य हासिल नहीं होगा। इसके लिए आपको सड़क छाप लोगों की ज़रूरत होगी, जो हमारे जैसे सड़क छाप लोग हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को पता होता है
कि समाज के लोगों के साथ कैसे बात करनी है, कैसे संवाद करना है, और उनके पास समाज की जानकारी होती है। तो इसलिए आज के समय में ये बहुत आवश्यकता है कि हम ज़मीन पर फोकस करें, ज़मीन पर आंदोलन कैसे खड़ा होगा उस पर फोकस करें, और ज़मीन पर काम करने वाले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तैयार करें, कैडर दें। और विशेष रूप से समाज के अधिकारी, कर्मचारी, बिजनेसमैन की जिम्मेदारी है कि वो संसाधन मुहैया कराने के लिए मदद करें, ऑर्गेनाइज रूप से फाइनेंशियली सपोर्ट करें, जो सपोर्ट कर सकते हैं उस तरह का सपोर्ट करें, बौद्धिक सपोर्ट करें, और कैडराइज करके लोगों को संसाधन उपलब्ध कराकर, आंकड़े उपलब्ध करा करके, टीम बना करके फील्ड में भेजने का काम करें, गांव-गांव कैंपेन चलाने का काम करें। हॉल मीटिंगें इस दिशा में बिल्कुल भी कारगर साबित नहीं होती हैं। सिर्फ काशीराम मॉडल ही है जो आंदोलन को खड़ा कर सकता है, सामाजिक न्याय की लड़ाई को जिंदा कर सकता है। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। क्षमा चाहता हूं अगर मेरी बातों ने आपको आहत किया हो, क्षमा चाहता हूं आपको बुरा लगा हो, लेकिन मैं अपनी जगह पर एकदम क्लियर हूं कि लड़ाई ज़मीन से शुरू होगी, ज़मीन से आंदोलन खड़ा होगा, जीत भी ज़मीन पर लड़के ही मिलेगी। इसलिए जितना जल्दी आपको हो सके आप लोग इस बात को समझ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन पर काम करने वाले लोग तैयार करिए, उनको संसाधन मुहैया कराइए, उनको सम्मान दीजिए और मिशन को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए। धन्यवाद आप सभी का।